हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी से हम क्षमा मांगने चाहते हैं, आप सभी से माफ़ी मांगना चाहते हैं कि आप सभी से हमने एक वादा किया था 10 तारीख को क्रैश कोर्स लाएंगे, 10 तारीख को क्रैश कोर्स लाएंगे, पर वो वादा जो था वो पूरा नहीं हो पाया। तो किस कारण से वो जो वादा पूरा नहीं हुआ है इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो आप लोग खुद हमें माफ़ कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने क्लास 10th की तैयारी सही तरीके से कर पाइएगा। तो हमारे गांव में पड़ता है बहुत, अभी तक विकास नहीं हुआ है। मतलब कि यहाँ पर नहीं तो रोड है, नहीं तो नली है, नहीं तो गली है। मतलब बहुत असुविधाएं होती है, बहुत सुविधा का अभाव है हमारे यहाँ। अगर यहाँ पर एक बार मतलब कोई व्यक्ति बीमारी से जूझ जाता है तो अंधेरी रात में बाहर नहीं निकल पाता है। यहाँ पर रोड नहीं है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसके लिए हमारे गांव वाले को असुविधाजनक काम को करना पड़ता है और बहुत दिक्कत होती है। तो हमारे यहाँ जो अभी दिक्कत थी वो थी कि हमारे गांव का जो ट्रांसफार्मर था, वहाँ पर ट्रांसफार्मर जिसको कहते हैं, वह ख़राब हो गया था और लाइन सही तरीके से नहीं आ रही थी। तो इस कारण से आप सभी को अंधेरे में वीडियो डालना बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इस कारण से आप लोग को वीडियो हमने प्रोवाइड नहीं कराया। तो यही थी हमारा वीडियो अपलोड ना करने का मुख्य कारण। तो ये सब जो होते हैं कठिनाइयाँ आप सभी को भी देखने के लिए मिलता है। और आप लोग जो ऑफलाइन क्लास चाहते हैं तो वहाँ पर आप सभी को एक बहाना भी मिलता होगा, बहाना जिसको कहते हैं कि सर हमारे यहाँ लाइन कटा हुआ था, इस कारण से हमने होमवर्क नहीं कर पाया है, तो सर हमें माफ़ कर दीजिए और हम कल बना कर लाएंगे, कल बना कर ले आएंगे। तो सर शायद माफ़ कर देते होंगे और कोई कोई ऐसे होते हैं जो माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग, तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग माफ़ कर पाइएगा, कर देंगे और वीडियो को सही तरीके से देखिएगा। तो देर से ही पर दुरुस्त आए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास इन्वर्टर भी है, लाइन भी सही तरीके से है। आज हम लोग सिर्फ अब क्रैश कोर्स की तैयारी करेंगे, जिसमें आप सभी को क्रैश कोर्स तो नाम रहेगा, लेकिन एक एक जो वर्ड होता है उसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो बच्चे क्लास 10th में एक भी विषय, एक भी अक्षर नहीं पढ़े हैं मैथ में, वह भी टॉप कर सकते हैं। मतलब कि 99 नहीं तो 100 का तो टारगेट हमारा था, बट 80 तो जरूर ले आएंगे, 80% से ऊपर ही लाएंगे। तो आज से ही तैयारी करने में लग जाइए। आप सभी के लिए पंखा बंद करके यहाँ पर पूरे पसीने पसीने होकर के आप सभी को तैयारी करवा रहे हैं। तो इस मेहनत का फल हमें ज़रूर देखने को मिलेगा और आप लोग अच्छा कर पाएंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जो NCERT का बुक का है। और क्वेश्चन भी हम ऑब्जेक्टिव के टाइप का लाएंगे, जो अभी थोड़ा सा पहले तैयारी कर लीजिए, इसके बारे में जान लीजिए और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग लाते रहेंगे टाइम टाइम पर। अभी हम लोग वास्तविक संख्या से चालू करेंगे, वास्तविक संख्या जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग लगाएंगे, जिसको 1 नंबर चैप्टर है जो वास्तविक नंबर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, और अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या, और इसे ही अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो ऑफलाइन में तो क्रैश कोर्स के नाम पर पैसा ऐंठते ही हैं। मतलब कि एक बार कोर्स ख़त्म करने का जो अलग से चार्ज लेते हैं, 3000 हो गया, 3500 हो गया, 2500 रुपया, और न्यूनतम से न्यूनतम 2000 रुपया लेते हैं। इस प्रकार से एक तो कोर्स ख़त्म करने के लिए लेते हैं 300 रुपया, 3000 रुपया, और फिर एक क्रैश कोर्स के नाम पर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ऑनलाइन तो थोड़ा सा कम हो जाता है, ऑफलाइन फिर से बोलते हैं कि 1800 रुपया, 2000 रुपया जमा कीजिए फिर से एक बार तैयारी करने के लिए, मतलब क्रैश कोर्स करने के लिए। उसमें आप सभी को बिल्कुल जीरो लेवल से चलना होगा। लेकिन क्रैश कोर्स के नाम पर बच्चे चल तो जाते हैं, लेकिन जो नए नए जाते हैं, जो पहले पहले बार जाते हैं कि हम क्रैश कोर्स में सभी जो क्लास है उसको कवरेज कर लेंगे, और वो नहीं कर पाते हैं। तो वैसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है और पैसे बर्बाद करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तैयारी हमें शुरू से करना होता है। इसी कारण से हमें साल भर का समय दिया जाता है। अगर बिना तैयारी कर ले ही, बिना तैयारी किए हुए ही
हम लोग क्लास 10th हो या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो पास कर जाएँ, तो हमें साल भर 2 साल का कोई वक़्त देने की ज़रूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। तो इससे आप लोग सभी लोग सही तरीके से समझ रहे होंगे जो हम बोल रहे हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि क्रैश कोर्स आएँगे क्यों? अभी से ही क्रैश कोर्स क्या होता है, शुरू से ही एकदम चलते हैं। प्रॉपर एकदम मतलब जो होता है सीरियल ढंग से चलेंगे और एक से लेकर जो चैप्टर होता है अंतिम तक चलेंगे, जहाँ तक चला जाए और हम लोग अच्छा कर पाएँगे पूरे सिस्टमैटिक तरीके से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले आता है कि वास्तविक संख्या है क्या? वास्तविक संख्या इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ गया? और वास्तविक संख्या के अंदर हम लोग को देखने के लिए क्या-क्या मिलेगा? यही सब हम लोग को दिमाग में जो प्रश्न होता है वह क्वेश्चन मार्क लगता है कि वास्तविक संख्या नाम क्यों पड़ गया और इसके अंतर्गत जो होता है हमें देखने के लिए क्या मिलेगा। तो आप सभी लोगों को क्लास 8 में कुछ देखने के लिए मिला होगा कि क्लास 8 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं संख्या क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या। इसी के अंतर्गत कुछ पढ़े होंगे कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है और वगैरह वगैरह पढ़े होंगे। तो वही यहाँ पर भी है, थोड़ा सा उच्च लेवल पे आ गया है, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया गया है और है कुछ नहीं। आप लोग क्लास 8 में ही, 7 में ही, 6 में ही पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या और भी बहुत सारी संख्याओं को पढ़े होंगे। जिसमें सबसे पहले तो हम सभी को ये पढ़ना होगा कि संख्या तो होता है, लेकिन संख्या कितने प्रकार से हमें इसे लिख सकते हैं, मतलब कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए कितने प्रकार के अंक की आवश्यकता होती है। उससे पहले हम लोग ये डिस्कशन कर लेते हैं कि वास्तविक संख्या में पढ़ना क्या है। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो पढ़ना है उसका हमने यहाँ पर कुछ चार्ट बनाया है, जिसको हम यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो वास्तविक संख्या में हमें संख्या के बारे में पढ़ना है, मतलब संख्या क्या होता है। ये बोर्ड अभी छोटा है, आप सभी को जल्द ही बड़े बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर अभी छोटा है, 10 या 20 दिन में आप सभी को बड़े बोर्ड पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो संख्या के बारे में पढ़ेंगे, संख्या के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो आएगा यूक्लिड विभाजन, वो भी आप सभी लोग हल्के मात्रा में पढ़े होंगे। तो इसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन से लसा और मसा निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन से मसा निकालने का प्रयास करेंगे और अभाज्य गुणनखंड से भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का यूज करके या से HCF निकालना सीखेंगे, और इसके बाद भी पढ़ना है जो कि अभाज्य गुणनखंड से HCF निकालना होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना होता है। तो इसे किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम HCF निकालना सीखेंगे। और इसके बाद भी है, कई सारे हैं जिसमें हम लोग को पढ़ना है कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करके दिखाना होगा। और यह अपरिमेय संख्या है तो उसे सिद्ध करने का क्या तात्पर्य है, मतलब कोई लड़का है तो लड़का है, उसे सिद्ध करने की क्या जरूरत है, लेकिन यहाँ पर सिद्ध करना है, हम लोग को दिखाना है कि क्या सही में वह अपरिमेय संख्या है, क्या सही में वह परिमेय संख्या है। तो इसको भी हमें यहाँ पर पढ़ना है कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करके बताना है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, और उसके बाद सबसे लास्ट में पढ़ना है कि परिमेय संख्याओं को शांत है या अशांत है, मतलब परिमेय संख्या शांत है या अशांत है, इसके बारे में चेक करना है। तो परिमेय संख्या शांत है, परिमेय संख्या शांत है या अशांत, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। मतलब ये जो पूरा वास्तविक संख्या हम कब खत्म कर पाएंगे, जब हमारा चैप्टर यहाँ पर पहुँच जाएगा, मतलब कि परिमेय संख्याओं को शांत और अशांत कर देंगे। मतलब कोई अशांत होगा उसे शांत कर देंगे, कहीं पर रो रहा होगा, कहीं पर हंस रहा होगा, उसे आराम से बैठा देंगे और उसे शांत कर देंगे।
और चेक करेंगे कि कौन शांत है, कौन अशांत है, मतलब कौन हल्ला कर रहा है, कौन गुदाल कर रहा है। इसके बारे में जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर वास्तविक संख्या और ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम लोग सबसे पहले संख्या के बारे में जानेंगे कि संख्या क्या होता है, और उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे, ये किस प्रकार से हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ निकालने का प्रयास करेंगे, और किस प्रकार से निकलेगा, बहुत आसानी तरीके से निकल जाएगा और हम लोग अच्छा करेंगे। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सीखेंगे, ये भी बहुत आसान तरीके से हो जाता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपरिमेय संख्या किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, तो हम लोग बहुत आसान तरीके से, मतलब समझे कि चुटकी बजाते ही हम लोग का 2 नंबर हाथ में आ जाएगा, इस प्रकार से सीखेंगे। और इसके बाद परिमेय संख्याओं को शांत करने के लिए सीखेंगे। तो इसे हम लोग मिटाने का प्रयास करते हैं, और सबसे पहले संख्या के बारे में जानते हैं कि संख्या क्या है, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, और कितने प्रकार के अंकों का उपयोग करके हम लोग संख्या बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग संख्या के बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम लोग संख्या के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आप सभी को बताया कि क्लास 8 में ही आप सभी लोग ने संख्या के बारे में कुछ कुछ जान लिए होंगे। अब उसे ही यहाँ पर अनुप्रयोग करना है, मतलब कि उपयोग करना है, किस प्रकार से यहाँ पर यूज होता है। तो सबसे पहले तो संख्या होता क्या है, संख्या को कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो संख्या जो एक ऐसा वर्ड है, ऐसा पदार्थ है, पदार्थ कह सकते हैं, कि अंकों को जब हम एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, अंक छोटा जिसे कहते हैं, इकाई कहते हैं, मतलब एक एक करके अंक को मिलाते हैं तो संख्या का निर्माण होता है। तो वह अंक कौन कौन है, तो अंक वह है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से लास्ट हो जाता है। तो बोलेंगे कि क्या इतना ही होते हैं संख्या, तो नहीं, ये संख्या है ही नहीं, इतना ही कैसे हो जाएगा, इसे हम लोग संख्या कहेंगे ही नहीं। तो इसे कहेंगे क्या, तो इसे हम लोग कहते हैं अंक। ये जो है वो अंक है, और अंग्रेजी में, हमारे गणित भाषा में, गणित में अंकों की संख्या 10 होती है। अब कोई बोलेगा कि सर यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन हो गया, आप अंक बोले कि संख्या बोले, कि संख्या की संख्या 10 होती है या अंकों की संख्या 10 होती है। तो नहीं, यहाँ पर ध्यान से याद करके रखना है, यहाँ पर अंकों की संख्या 10 होता है। मतलब हम लोग गिनती करते हैं, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, यही 9 तक अंक होता है। इसी का प्रयोग करके हम लोग अनंत तक लिख सकते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग को लिखने का हो 4 सैकड़ा, मतलब कि 400, तो 400 लिखने के लिए हमें किस प्रकार से यूज करना है। जैसे कोई संख्या हमें लिखना है 400, तो यहाँ पर 4 पहले लिखना है, और 4 के बाद 100 कैसे लिखाता है, तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाता है। तो यहाँ पर 400 में जो लिखे हैं 4 कहाँ से आया है, इसी 10 अंक में से आया है, और यहाँ पर डबल जीरो जो है इसी 10 अंक में से आया है। तो जी हाँ, इसी 10 में से आया है, और इसे हम लोग संख्या कहेंगे, इसे हम लोग अंक कहेंगे। मतलब जो टूटा टूटा रहता है उसे अंक कहते हैं, और जो एक साथ रहता है उसे संख्या कहते हैं। तो इससे संख्या कहेंगे कि 400 एक संख्या है, और जो ये 0, 1, 2, और इसी में से यदि यहाँ पर 4 अलग कर दें, 0 अलग कर दें, फिर से 0 अलग कर दें, तो इसे भी अंक कहेंगे। मतलब ये इकाई में आ गया, इसे इकाई कहेंगे। अब इसी के अंतर्गत हम लोग तो इसे जान गए कि अंक कितने होते हैं। तो गणित में अंकों की संख्या 10 होती है, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नोट पॉइंट एक बनाते हैं, स्टार पॉइंट जिसे कहेंगे। स्टार में बनाकर लिखना है कि ये जो सब संख्या है इसी का मान, ये जो है ये 10 के संख्या में होता है। मतलब कि इसी 10 अंकों का प्रयोग करके, इसी 10 अंकों का प्रयोग करके संख्या बनाते हैं, संख्या लिखते हैं। तो अब कोई बोलेगा कि क्या संख्या इतना ही पढ़ना था, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतना ही संख्या होते हैं, तो नहीं, और आगे पढ़ना है। इसी में से टूटेगा, कोई सम संख्या होगा, कोई विषम संख्या कोई होगा, कोई अभाज्य संख्या होगा, कोई
भाज्य संख्या होगा, इस प्रकार से कोई परिमेय संख्या होगा, कोई अपरिमेय संख्या होगा, और हम लोग इसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये जो होता है, अंक को हम लोग आधे आधे भाग में बांट देते हैं, जैसे एक एक बीच करके। जब यहाँ से हम लोग 0 से लेकर उठाते हैं 0, और 1 को बीच कर देते हैं 2, और फिर 3 को बीच कर देते हैं 4, इसी प्रकार से आगे भी बीच करके 6, 8, 10। तो आप लोग एक बात कॉमन देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमने लिखे हैं कि 0, 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ पर 0 को आप लोग हटा भी सकते हैं और साथ में लिख भी सकते हैं। मतलब कि जो 2, 4, 6, 8, 10 को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग इसी 10 अंक में से लिया है। तो यहाँ पर सभी लोग जो ये सभी है, ये 2 के पहाड़ में आते हैं। मतलब कि अगर हम 2 का पहाड़ पढ़ते हैं, 2 का 2, 2 में 4, 2 की 6, इस प्रकार से, तो यहाँ पर 2 का पहाड़ में आता है, सभी आता है। तो इस प्रकार से एक परिभाषा बन जाता है कि यदि हम लोग 2 से चालू करें संख्या को लिखने के लिए, अंक को लिखने के लिए, तो हमारा सम संख्या होता है, 1 से बीच करके जो लिखते हैं सम संख्या होता है, और 1 छोड़ा कर लिखते हैं तो सम संख्या, और 1 को लेकर लिखते हैं 2 का बीच करके, तो इसे विषम कहते हैं। तो इससे पहले और भी कुछ पढ़ना है, तो वह क्या पढ़ना है, तो इसे मिटाएंगे, उसके बाद ही उसे बता पाएंगे। तो इसे पहले उतार लीजिए, और इसे हम लोग एक और काम करते हैं। जैसे हम लोग पहाड़ा सीखे थे, पहाड़ा के बाद गुरुजी हम सभी को सिखाए थे गिनती। तो गिनती यहाँ पर होता है क्या, गिनती हम लोग 0 से चालू करते हैं। तो सबसे पहले शब्द सिखाए थे कि बोलो 1, तो हमने बोला 1, फिर बोले 2, फिर बोले हम लोग 2, फिर 3, फिर 3। तो यहाँ पर सबसे पहले बोलने के लिए जो शुरुआत करते हैं हम लोग 1 से करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग 10 सदस्य हो जाएं, यदि यहाँ पर हम लोग 10 सदस्य पूरे हैं, तो क्या उसे हम लोग गिनने के लिए 0 से प्रयास करेंगे कि यहाँ पर से 0, 1, 2, 3, 4। तो 0 जिसको पर बोलेंगे ना, वो अचानक से एक बैग उठेगा और एक लाठी धर देगा। क्या हमको 0 मानता है आप लोग, क्या हम 0 हैं? तो बोलेगा यहाँ पर कि नहीं, तुम 0 नहीं हो, तो 1 से चालू कर दो। तो यहाँ पर हम लोग 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से बोलेंगे, और 1 से शुरू करेंगे, तो उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, मतलब कि प्राकृत संख्या। तो यहाँ पर यदि हम लोग 1 से चालू करें, जो हम लोग पुराने समय से जो बच्चे में सीखे थे 1 से लेकर 100 तक, तो गिनती तो 100 तक नहीं होता है, 100 से आगे अनंत तक होता है। लेकिन हम सभी को गुरुजी ने सिखाए थे सिर्फ 1 से लेकर 100 तक, इतना कम से कम याद कर लो, आगे काम चल जाएगा। तो जब 1 से हम लोग चालू करते हैं, तो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को, अनंत तक की संख्या को, अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अब कोई बोलेगा कि यहाँ पर 1 को साइड, 0 को साइड कर दिया, अब 0 लेकर लाठी आ गया, कि तो हमको कहाँ छोड़ दिया, हमको भी साथ में लेकर चलो। तो बोला कि चलो, तो भी साथ चलो। तो इसको अब क्या बोलेगा, तो यहाँ पर 0 को सब शुरू में हटा दिया था, 0 अभी तो साइड रहो। तो यहाँ पर 0 अचानक से एकदम आग बबूला हो गया कि हमको तुम लोग हटा दिया है, तो आज से तो हमको हटा देगा, तो किसी का भी काम नहीं बनेगा। मतलब जैसे यहाँ पर हम लोग को 9 तक हो गया, 1 से लेकर 9 तक लिख दिया, अब 10 लिखने का बारी आए तो 10 गायब। मतलब कि फिर 9 से 1 चालू, फिर 1 के तो साथ में ले लिए थे, तो ये आग बबूला नहीं था, ये साथ में था, तो 10 को यहाँ पर गायब कर दिया और 11 लिख दिया। तो इस कारण से यहाँ पर 0 को भी साथ में लेना पड़ गया। मतलब अगर यहाँ पर कोई ज़्यादा गोसिया जाता है ना, तो उसे कहीं पर प्रसादी मिल रहा है और किसी को थोड़ा सा कम दे, या तो अभी साइड कर दे कि अभी आप साइड रहिए, तो आपको लास्ट में मिलेगा। तो लास्ट में तो ले लेगा, लेकिन जैसे ही वो लेने के लिए जाएगा ना, तो बहुत गुस्सा में रहेगा कि तो हमको साइड किया था, क्यों साइड किया था। तो सभी लोग जो मान्य व्यक्ति होते हैं, उनका मान ज़्यादा कर देते हैं और उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं। मतलब कि आप हल्का सा ज़्यादा खाइए, हम लोग कम खाते हैं। तो इसी प्रकार से उन्हें पूर्ण रूप से मतलब मानता दिया जाता है, लास्ट में दिया जाता है, लेकिन मानता दिया जाता है पूर्ण रूप से। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग 0 को जब शामिल कर देते हैं, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और यहाँ पर प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल जो चालू होता है 1, 2, 3, 4, 5, इसी प्रकार से अनंत तक जाएंगे। अनंत तक मतलब कि इसका कोई सीमा ही नहीं है। अगर हम पूरा पृथ्वी को भी लिख दें, भर दें पूरा, तो भी पूरा यहाँ पर संख्या, प्राकृत संख्या खत्म होने वाली नहीं है। और यह सब प्राकृत संख्या होते हैं, मतलब इसका कोई अंत नहीं होगा। अब यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या है, तो इससे पहले हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे मिटा देंगे। अब यहाँ पर एक पूर्ण संख्या आता है,
पूर्ण संख्या, मतलब कि मान्यता तो इसे भी मिलेगा लेकिन पीछे से, और पीछे से भी मिलेगा लेकिन एकदम पूर्ण तरीके से मिलेगा, एक भी छोड़ा नहीं जाएगा, एक भी कसर नहीं छोड़ा जाएगा, मतलब कि इसे जीरो भी इसमें लेकर साथ ही चलना होगा। अगर हम प्राकृत संख्या के सदस्य में, प्राकृत संख्या के सदस्य में जीरो को शामिल कर देते हैं, मतलब कि जीरो को प्राकृत संख्या के सदस्य में, प्राकृतिक संख्या के सदस्य में, प्राकृतिक संख्या के सदस्य में यदि जीरो को शामिल कर देते हैं, यदि जीरो को शामिल कर देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब कि अब ये जो जीरो का मान है वह पूरा हो गया, और हमें जहाँ पर जीरो का उपयोग करना होगा, मतलब कि अब जहाँ पर भी हम जीरो को रखना चाहें वहाँ पर रह जाएगा, कोई भी भाड़ा किराया नहीं लेगा। और पहले से इसका जो प्राकृतिक संख्या था उसमें जीरो को नहीं लिया गया था, इस कारण से जो जीरो है बहुत गुस्सा में था, आग बबूला हो गया था, और यहाँ पर 10 को गायब कर दिया था, 20 को गायब कर दिया था, 30 को गायब, मतलब कि जहाँ पर जीरो का उपयोग हो वहाँ पर गायब हो गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल जीरो सहित लिखा जाता है, 0 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से असीमित इसका हो सकता है, ये भी उसी प्रकार से असीमित है। तो एक बात यहाँ पर आता है कि क्या यहाँ पर पूर्ण संख्या को, यहाँ पर प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? कोई पूछ दिया कर कि यहाँ पर प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? तो प्राकृत संख्या के तो नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर जो आग बबूला हुआ था ना उसका मान देने के लिए यहाँ पर पूर्ण संख्या को ही हम लोग प्राकृत संख्या कह सकते हैं। मतलब कि इसका मान यहाँ भी होगा और इसका मान यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इसे पहले ही मिल गया था पूरा, इस कारण से इसका मान यहाँ होगा लेकिन इसका मान नहीं होगा। इस कारण से कि देखिए यहाँ पर यदि जीरो को हटा दे तो यहाँ पर पूर्ण रूप से प्राकृत संख्या ही है, 1 2 3 4 5 अनंत तक, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से अनंत तक। लेकिन यहाँ पर पूर्ण संख्या में सिर्फ जीरो को शामिल कर देते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है उसे प्राकृत संख्या कहा जा सकता है। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट बन जाएगा, वह क्या है कि प्राकृत संख्या तो पूर्ण संख्या हो सकता है, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या है जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या है वह पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या है वह प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर प्राकृत संख्या का मान पूर्ण संख्या में आ सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहा जा सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कहा जा सकता है। तो आप सभी लोग ने समझ गए होंगे कि किस प्रकार से पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या कहा जा सकता है। यहाँ पर प्राकृत संख्या है जो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन जो पूर्ण संख्या है वह प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं आ सकता है। थोड़ा सा लैंग्वेज में हेरफेर हो सकता है और इसका मान सही हो सकता है। मतलब यहाँ पर प्राकृत संख्या है जो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आएगा, लेकिन पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा, मतलब इसका मान थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है, इस कारण से ये होता है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्राइम नंबर और कोऑर्डिनेट नंबर, मतलब अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या है, किस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं, उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है और ये किस प्रकार से अपना प्रक्रिया करता है।
तो सबसे पहले हम लोग सम संख्या पढ़ते हैं, उसके बाद विषम संख्या पढ़ेंगे और उसके बाद भाज्य संख्या भी पढ़ेंगे और अभाज्य संख्या भी पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है वह भाज्य संख्या अभाज्य संख्या पर ही निर्भर है और लास्ट में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर निर्भर है। लास्ट होते होते परिमेय संख्या पर खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग डी एंड कर देंगे क्रैश कोर्स नंबर चैप्टर 1 का। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ही हमने बता दिया था कि यदि हम एक को छोड़ाकर बीच करते जाएं हमेशा एक एक अंतर पर, मतलब कि यदि हम यहाँ पर से 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार से और आगे जाएं तो यहाँ पर इसको छोड़ देना है, फिर इसके बाद एक का अंतर लेकर छोड़ देना है, मतलब कि एक को छोड़कर तीसरा पर चला जाना है, फिर ये बीच वाला को छोड़कर पाँचवा पर चला जाना है। तो इस प्रकार से हम लोग छोड़ते हैं। तो यहाँ पर 2 4 6 8 10 को सम संख्या कहते हैं। तो क्यों हम लोग सम संख्या ही कहेंगे, इसे कोई और संख्या भी तो कह सकते हैं। 2 4 6 8 को सम संख्या कह देंगे, मतलब एक एक बीच है तो सम संख्या हो जाएगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। सम संख्या का एक परिभाषा होता है, एक थ्योरी होता है, तो उसी थ्योरी पर सम संख्या का परिभाषा लिखा गया है। तो सम संख्या का जो परिभाषा होता है वह होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, मतलब कि 2 के अलावा किसी और से नहीं कटना चाहिए, मतलब 2 के अलावा किसी और से कटेगा लेकिन सिर्फ 2 से भी कटना चाहिए, मेन रूप से 2 से कटना चाहिए। 2 के अलावा भी कटेगा लेकिन पहले 2 से कटना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 2 से कटेगा 2 4 6 8 10, तो यहाँ पर 10 है जो 5 से भी कटता है, 8 है जो 4 से भी कटता है, 6 है जो 3 से भी कटता है, तो इसे भी सम संख्या कहेंगे क्योंकि यह 2 से पहले कट रहा है, तो इस कारण से इसे सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या का परिभाषा होता है सम संख्या बराबर वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाज्य हो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाज्य हो, बस इसका इतना ही मतलब था। और जो संख्या 2 से नहीं कटेगा उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग भी नाम देते हैं, उसका नाम है विषम संख्या। तो विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या कहते किसे हैं, ये तो विषम संख्या है। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाज्य नहीं हो, मतलब कि शेष में कुछ आ जाए, तो उसे विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूर्ण विभाज्य न हो, जो 2 से पूर्ण विभाज्य न हो, उसे विषम संख्या कहेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का प्रश्न चिन्ह उठेगा कि यहाँ पर जो 2 से पूर्ण संख्या हो, 2 से पूर्ण विभाज्य हो, मतलब यहाँ पर जो 2 से पूर्ण विभाज्य हो, इसका कहने का मतलब क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सभी को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग संख्या पढ़ रहे हैं, संख्या को बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। सबसे पहले यहाँ पर संख्या लिख दिया है, जैसे कि हम सभी को 4 क्लास में लिखने के लिए मिलता था कि गाय पर लेख लिखें, मतलब कि गाय के बारे में बताना होता था, तो हम लोग धर के रगड़ देते थे कि गाय का 4 पैर होता है, गाय चौपाई जानवर होता है, गाय का दुकान होता है, गाय कुटी खाता है, गाय ये करता है वो करता है, वगैरह वगैरह भर देते थे। तो यहाँ पर हम सभी को संख्या बार बार उसी प्रकार से लिखना नहीं है, नहीं तो हम लोग 4 क्लास में ही लौट कर चले जाएंगे। यहाँ पर हम लोग को समझना है कि जो 2 से पूर्ण बार कट जाए वही होगा सम संख्या, जो 2 से पूरा नहीं कटेगा वह विषम संख्या होगा। आप सभी लोग समझ पाए होंगे। अब हम लोग 8 क्लास 9 क्लास पास कर आए हैं, तो यहाँ पर समझना चाहिए। सर ने हम सभी को बताया है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम में होता था कि वैसी शब्द जो संख्या के बदले में आता है, मतलब संख्या में कौन आता था, गाय आता था, भैंस आता था, बैल आता था, इस प्रकार से आदमी का नाम आता था, जगह का नाम होता था, और जो होता है समूह अथवा समुदाय, ये सब बहुत सारे पदार्थ आते थे। वो सभी पर हम लोग को लेख लिखने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया करते थे। जैसे कि गाय के बारे में लेख लिखने के लिए हो तो गाय एक चौपाया जानवर होता है। अब यहाँ पर इसके बाद बार बार गाय लिखने की आवश्यकता नहीं होती थी, यहाँ पर आप लोग सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। मतलब सबसे पहले तो गाय चौपाया जानवर होता है, उसका 2 पैर होता है, उसका 2 कान होता है, यह बहुत अच्छा जानवर है, हम लोग को दूध देती है, हम माता मानते हैं, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बार बार संख्या लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, हम लोग समझ सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर सम संख्या का एग्जाम्पल क्या होता है, तो सम संख्या का एग्जाम्पल जो होता है 1 को छोड़ाकर 2, फिर 1 को छोड़ाकर 4, फिर 1 को छोड़ाकर 6, फिर 1 को छोड़ाकर 8, इसी प्रकार से 10, ऐसे करके अनंत तक जा सकते हैं। मतलब इसका भी कोई सीमा नहीं है, अनंत तक कहीं भी जा सकते हैं। और इसी प्रकार से विषम संख्या क्या कहता है कि जो 2 से पूर्ण विभाज्य ना हो, मतलब भाग देने पर हमेशा शेष कुछ भी आ जाए, 1 आ जाए, 1 ही आएगा, क्योंकि
2 है, 2 से छोटा सिर्फ 1 है। अगर 0 आ जाएगा तो वह सम संख्या आ जाएगा, और शेष में 2 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि फिर से भाग देंगे तो एक बार में लग जाएगा। तो इस कारण से मतलब कि शेष में 1 नहीं आना चाहिए, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार से 11, 13 और अनंत तक जा सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। तो आप लोग सही तरीके से समझ पा रहे होंगे कि क्या हमने समझाने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो को देखते जा रहे हैं और हमारे दिमाग में आंसर भरते जा रहे हैं और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा हो। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल सही तरीके से समझते हुए आगे जाना है। अब हम सभी को पढ़ना है सम संख्या के बाद बताए थे कि अभाज्य संख्या बताएंगे और भाज्य संख्या बताएंगे, मतलब प्राइम नंबर और कोऑर्डिनेट नंबर क्या है। तो यहाँ पर भाज्य संख्या का अंग्रेजी कोऑर्डिनेट नहीं होता है, कंपोजिट होता है, कंपोजिट नंबर। मतलब कि अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं और भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं। अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है, इस कारण से अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर और भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर इसे मिटा देते हैं और हम लोग भाज्य संख्या अभाज्य संख्या पढ़ने का प्रयास करते हैं। और उससे पढ़ने से पहले सम संख्या विषम संख्या के बारे में कुछ नोट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं कि क्या इसका नोट पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ हम लोग वर्ड लिखते हैं। आप सभी ने जोड़ पढ़ा होगा, घटाव पढ़ा होगा, गुना पढ़ा होगा, भागा पढ़ा होगा, इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ पढ़े होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग पहले लेते हैं 2 प्लस यहाँ पर 4 करते हैं 4, फिर यहाँ पर 6 और 8 लेते हैं, तो 6 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया। अब ये दोनों को ऐड करने का प्रयास करते हैं, तो 4 और 2 को ऐड करते हैं तो 6 आता है, और इसी प्रकार से 8 और 6 को जोड़ते हैं तो 8 6 14 आता है। और इसी प्रकार से आगे भी यदि जोड़ेंगे, 10 में भी 2 जोड़ेंगे तो 10 और 2 12 आएगा, 10 में यदि 4 को जोड़ेंगे तो 10 4 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को कहने का मुख्य तात्पर्य यह है कि यदि हम सम संख्या को सम संख्या के साथ जोड़ेंगे तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगा, और यदि यहाँ पर सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगा। तो इसका नोट पॉइंट हो गया, इस नोट पॉइंट को कह सकते हैं सम प्लस सम बराबर सम प्लस सम बराबर सम। मतलब कि सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। अब यहाँ पर क्या जोड़ने से सिर्फ होता है, अगर घटाएंगे तो क्या आएगा? तो सबसे पहले घटाने का प्रक्रिया होता है कि बड़ा संख्या में से छोटा को घटाएंगे। तो बड़ा को अंक ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 8 है, 8 माइनस में 6 है, और 8 में से यदि 6 को घटाते हैं तो 2 आता है, और इसी प्रकार से यहाँ पर 4 है, 4 में से यदि 2 को घटाते हैं तो 2 आता है। तो यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि यदि यहाँ पर सम संख्या में से हम लोग सम को भी घटाते हैं, जैसे यहाँ पर और भी देख लेते हैं। यदि 10 में से 2 को घटाएंगे तो भी 8 आएगा, 8 में से यदि 2 को घटाएंगे तो 6 आएगा, यदि 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 आएगा, जो कि सम संख्या ही है। तो इसका भी एक पॉइंट आ गया, नोट पॉइंट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि यदि सम में से सम को घटाते हैं तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है। ये आप लोग को जानने का बहुत सख्त ज़रूरत है। ये सब नोट पॉइंट आप लोग लिखते हुए जाइएगा, ताकि आगे जो हो इसके बारे में जाने और आसानी तरीके से क्वेश्चन को बना पाएँ। अब यहाँ पर जोड़ हो गया, घटाव हो गया, अब गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होगी? तो गुना एक बार करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले 2 है, 2 को गुना करते हैं 4 के साथ, और फिर 6 है, 6 को गुना करते हैं 8 के साथ। तो यहाँ पर 4 से 2 को गुना करते हैं तो 8 आता है, और यहाँ पर 6 में 8 से गुना करते हैं तो 48 आता है, 84 आता है। तो इस प्रकार से हमें एक और चीज़ देखने को मिल जाता है कि यदि हम सम संख्या में सम संख्या को गुना करते हैं तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होता है। तो फिर से एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं, नोट पॉइंट कि सम गुना सम बराबर सम गुना सम बराबर सम। मतलब इसका कहने का मतलब है कि हम अपने साथ रहेंगे, दूसरे के साथ नहीं जाएंगे। अगर अपने में अपने जुटेंगे तो अपने ही रह जाएंगे, और अपने के साथ दूसरा कोई जुट जाएगा तो हम लोग चेंज हो सकते हैं। मतलब अपने अपने जोड़ेंगे तो चेंज नहीं होंगे। अब एक बार भाग देकर देख लेते हैं, तो भाग देकर देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे में यहाँ पर 2 है, तो 4 में यदि भाग देते हैं 2 से तो यहाँ पर 2 बार में कट जाता है। और यदि यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8 में भाग देते हैं 4 से, 8 में भाग देते हैं 4 से, तो यहाँ पर ये भी 2 बार में कट जाता है, और यहाँ पर आगे भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं विषम संख्या के नोट पॉइंट के बारे में कि विषम संख्या क्या हो सकता है। तो इसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और अच्छा कर पाइएगा। अब हम लोग विषम संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, सम संख्या तो हो गया,
अब विषम संख्या क्या होता है? तो विषम संख्या होता है 1 से चालू होता है, फिर 2 को छोड़कर 3, फिर 4 को छोड़कर 5, फिर 6 को छोड़कर 7, इस प्रकार से 1-1 बीच करके होता है। तो सबसे पहले 1 को लेते हैं, 1 प्लस में 1 के बाद 3, और फिर लेते हैं 5 और 5 को छोड़ाकर 7, 5 प्लस यहाँ पर 5 प्लस में 7, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ते हैं तो 3 में 1 को ऐड करते हैं, दोनों विषम संख्या ही हैं, तो 3 में 1 को ऐड करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो 3 को 1 के साथ जोड़ते हैं तो 4 आता है। अब यहाँ पर 7 में 5 को जोड़ते हैं तो 7 5 12 हो जाता है। इसी प्रकार से और अपने मन में जोड़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर और विषम संख्या दिया हुआ है कि 9 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है। यदि 9 और 7 को जोड़ते हैं तो 9 7 16 होता है, जो कि 16 भी सम संख्या होता है। मतलब कि यहाँ पर भी कहने का प्रयास यह है कि यदि हम सेम में जोड़ेंगे, अपने अपने साथ जोड़ेंगे तो सम हो जाएंगे। मतलब विषम प्लस विषम बराबर विषम, विषम प्लस विषम बराबर सम। यदि हम विषम को विषम के साथ जोड़ेंगे तो हमारा सम संख्या प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम लोग घटाने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहला अंक लेते हैं 3, 3 में से 1 को घटाते हैं तो 2, और 7 लेते हैं तो 7 में से यदि 5 को घटाते हैं तो भी 2 आया है। और इसी प्रकार से अपने मन से घटाने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 9, और 9 में से यदि 5 को घटाते हैं तो भी हमें 4 प्राप्त होता है, जो कि सम संख्या है। अब यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 7 में से यदि हम 3 को घटाते हैं तो भी 4 प्राप्त होता है, जो कि सम संख्या है। मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि हम सेम के साथ घटेंगे या जुटेंगे तो हम सम संख्या प्राप्त होंगे। यहाँ पर घटाव लिखना है, घटाव। यदि हम विषम को विषम के साथ घटाएंगे, विषम को विषम के साथ घटाएंगे, विषम को विषम के साथ, तो सम प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आगे गुना कर देखते हैं कि गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई 1 है, 1 को 3 के साथ गुना करते हैं, तो यहाँ पर 3 में 1 से गुना करते हैं तो 3 प्राप्त होता है। और 1 है 7 में यदि 5 से गुना करते हैं तो 7 × 5 = 35 होता है। और इसी प्रकार से और विषम संख्या के साथ गुना करते हैं तो यहाँ पर 2 हो गया। और यदि यहाँ पर 7 में 9 से गुना करते हैं तो 9 7 63 होता है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ 9 7 जो 63 है वो विषम संख्या है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन का बात हो गया कि यहाँ पर विषम संख्या, यहाँ पर विषम संख्या 9 7 63 ये भी विषम संख्या है। मतलब कि अगर हम सेम के साथ सेम गुना होंगे तो विषम संख्या ही मिलेंगे। तो यहाँ पर विषम संख्या को विषम के साथ गुना करेंगे, विषम गुना विषम, विषम गुने विषम बराबर विषम संख्या। तो इतना बात आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या हमने कहने का प्रयास किया है। तो इसी प्रकार से आप लोग अच्छा कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग सम संख्या के बारे में समझ गए, विषम संख्या के बारे में समझ गए कि यदि हम सम को सम के साथ जोड़ेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगा, विषम को विषम के साथ जोड़ेंगे तो विषम सम संख्या प्राप्त होगा, और फिर सम के साथ घटाएंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगा, और विषम को विषम के साथ घटाएंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगा। मतलब जोड़ो सम को या विषम को, हमें सम ही प्राप्त होगा, घटाओ सम को या विषम को, हमें सम ही प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर गुना करने पर मान चेंज हो जाता है। यदि सम के साथ सम को गुना करेंगे तो हमें सम प्राप्त होगा, और विषम को विषम के साथ गुना करेंगे तो विषम प्राप्त होगा। इस प्रकार से नियम सारे काम कराते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अब हम लोग पहुँचे हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या है, मतलब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या है। तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर ही होता है, तो कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे और प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसे मिटाना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो रियल नंबर को भी मिटा देते हैं, चूँकि हम सबको पता हो गया है कि किस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं और क्रैश कोर्स चल रहा है। तो अब हम लोग के सामने आने वाला है, उसका नाम है अभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं, और एक होता है भाज्य संख्या, जिसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है। तो आप सभी को एक बात बताए थे पीछे कि संख्या को जब लिख रहे थे तो 0 को जो था वह साइड में हटा दिए थे, मतलब अभी तुम साइड में रहो, तुम्हारा काम नहीं है। तो 0 बोला कि अभी तुम हमें साइड में हटा रहा है, लेकिन एक दिन तुम हमारे लिए ही पछताओगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हुआ है कि अभाज्य संख्या को
सिर्फ 2 लोग को साथ छोड़ा है, मतलब एक खुद है और एक और कोई है जो कि बहुत छोटा है, उसको छोड़ा है, मतलब कि एक गोदी में लिया हुआ है और एक खुद है। तो इस प्रकार से इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये क्या समझा रहे हैं, ऐसा कोई समझाता है क्या, ये गोदी में लिया हुआ है और एक खुद है? तो जी हाँ, ऐसे ही है, मतलब एक सबसे छोटा है जिसका मान 1 है और एक वही होगा जिसका मान जो दिया हुआ रहेगा। जैसे मान के चलो कि हमको चेक करना है कि 20 है, वह अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम सभी को अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है उसके बारे में जानना होगा। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा यही होता है कि जो 1 से कटे और खुद से कटे। यही तो हम भी बोल रहे थे कि यह खुद भी है और एक छोटा सा बच्चा भी लिया हुआ है। तो छोटा सा बच्चा जो है 1 है और खुद है, वह मान दिया हुआ है, इसे ही अभाज्य संख्या कहेंगे। तो इसका परिभाषा लिख लेते हैं कि जिसका या जो एक और खुद से कटे, बस इसे ही अभाज्य संख्या कहेंगे। मतलब 1 को साथ में हमेशा लेकर चलेगा, जहाँ जाएगा 1 रहेगा, जहाँ जाएगा 1 रहेगा। और यही एक इतना दुलरुआ है, इतना प्यारा है, इतना क्यूट है कि सभी में चलेगा, अभाज्य संख्या में भी जाएगा और भाज्य संख्या में भी जाएगा। मतलब इसे सगरों जाना है, सभी तरफ जाना है, सभी लोग इसे प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। और इसी प्रकार से तो अब देखते हैं कि कौन संख्या है जो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। तो चेक करने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले वह कौन संख्या है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि शुरू से यदि 1 को हम लेते हैं तो यह सिर्फ 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। मतलब 1 से तो कटबे करेगा, इसका एक ही गुणनफल है, एक ही अपवर्तक है। मतलब सिर्फ 1 से कटेगा, 1 के अलावा या तो कह सकते हैं कि 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा, कोई 1 से ही कटेगा। इसका 2 गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ कि जो 1 से कटे और खुद से कटे, मतलब कि 2 गुणनखंड होना चाहिए, और यहाँ पर इसका गुणनखंड सिर्फ 1 है, तो इसे अभाज्य संख्या में नहीं लेंगे। ये खत्म हो गया। अब इसके बाद 2 को चेक करते हैं। तो यहाँ पर जब 2 लिखते हैं तो एक बात याद आता है कि सर इसको तो हमें सम संख्या के बारे में बताए थे कि यह सम संख्या भी है। तो हाँ, यह सम संख्या भी है और यह अभाज्य संख्या भी है। तो किस प्रकार से अभाज्य संख्या है? तो 2 जो संख्या है वह 1 से भी कटेगा, मतलब 1 को भी पढ़ेंगे, 1 का 1, 1 दूनी 2, तो इस प्रकार से 1 का में भी आएगा और यह खुद के पहाड़ा में भी आता है। यदि 2 को हम एक बार पढ़ेंगे तो यह 2 आता है। तो यही तो परिभाषा में लिखा हुआ है कि जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, तो यह अपने आप से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। तो इस प्रकार से इसे हम लोग अभाज्य संख्या कह सकते हैं। और इसी प्रकार से आगे चेक करने का प्रयास करेंगे कि क्या 3 भी है जो अभाज्य संख्या है, मतलब कि यह सिर्फ 2 ही अंक से कटता है। तो जी हाँ, यहाँ पर ये भी 1 का पहाड़ा में 3 बार में आता है और 3 का पहाड़ा में ये खुद है प्रथम स्थान पर। यदि 3 को 1 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर फिर से थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं, चूँकि हमारा मेहनत पानी में चला गया, क्योंकि हमने बहुत आगे वीडियो बना दिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो ऑटोमेटिक कट हुआ गया था और हमें पता नहीं चला। तो फिर से यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं अभाज्य संख्या जो एक और खुद से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्या का ही परिभाषा लिखा हुआ है। तो हम लोग चेक करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर अभाज्य संख्या है और भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले 1 को चेक करने का प्रयास करते हैं। तो 1 जो है सिर्फ 1 से ही कटेगा, मतलब यह खुद से कटे या 1 से कट जाए, क्योंकि इसका मान ही 1 है। तो यहाँ पर 1 जो है वह खत्म हो जाता है। अब 2 से चेक करते हैं। तो 2 जो है 1 से कटता है और यहाँ पर 2 से कटता है। तो इसका जो है खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, तो इसे हम लोग अभाज्य संख्या कह सकते हैं। अब यहाँ पर इसके आगे 3 है, तो 3 है जो खुद से कट रहा है, यहाँ पर 3 से कट रहा है। तो ये यहाँ पर देखने का प्रयास करें तो ये खुद से भी कट रहा है और 1 से कट रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या है। इसके आगे वाला को देखते हैं। तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो 4 जो है खुद से कटेगा, फिर 1 से कटेगा, लेकिन बीच में एक और अंक है जो कि 2 का पहाड़ा में ये भी आता है। तो इस कारण से इसे हम लोग अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। तो अब पूछिएगा कि यहाँ पर यह अभाज्य संख्या नहीं है तो कौन संख्या है, इसका मान क्या है, इसको हम लोग कौन संख्या कहेंगे, बहुत जल्द पूछिएगा आप लोग। तो यहाँ पर एक तो यह सम संख्या है, ये आप लोग जानकर अपने मन में संतुष्टि रखिएगा कि ये सम संख्या है, हमें आगे जानकारी नहीं है, तो इसे हम सम संख्या कह सकते हैं। और इसे एक और संख्या कहते हैं जिससे हम सभी ने अभी चर्चा किया था कि एक होता है भाज्य संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो।
इसका सिर्फ 2 गुणनखंड होगा, एक और खुद, लेकिन भाज्य संख्या का कम से कम 3 गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है या हो, मतलब कि एक से कटेगा, खुद से कटेगा, एक और किसी संख्या से कटेगा, मतलब इसका कम से कम 3 हो, उसके बाद अनंत हो सकता है, मतलब कितनाहू संख्या से कट सकता है। अब देखते हैं कि कौन संख्या है जो 3 से कटता है, मतलब कम से कम 3 गुणनखंड होता है। तो सबसे पहले तो शुरू हो जाता है 4 से, 4 के बाद यदि चेक करें 5 को, तो 5 का सिर्फ 1 है और खुद से कटता है, तो इसे अभाज्य संख्या के अंतर्गत रखेंगे। तो इस प्रकार से क्या लिखिएगा, सीधा इसका एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं कि क्या हो सकता है। तो अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल इसका क्या होता है। तो एग्जाम्पल इसका चालू होता है, शुरू होता है 2 से, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 यहाँ पर आ जाता है, उसके बाद 5 है, और 5 के बाद जो 6 है यहाँ पर आ जाता है, मतलब 6 जो है भाज्य संख्या हो सकता है, और 6 के बाद जो 7 है यहाँ पर आ जाएगा, और 7 के बाद जो 8 है यहाँ पर आएगा। और अब बोलिएगा कि एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे, नहीं, इस प्रकार से नहीं करना है। यहाँ पर 9 भी रह जाएगा भाज्य संख्या में, क्योंकि यह 1 से कटता है, फिर 3 से कटता है, फिर 9 से कटता है, तो इसका 3 गुणनखंड है। अब इसके बाद 10 भी है जो भाज्य संख्या आता है, और 10 के बाद जो 11 है वह अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं अनंत तक, अनंत तक तो लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य जो परीक्षा के दृष्टिकोण से होता है वह क्या पूछा जाता है, तो उसमें पूछा जाता है कि 1 से लेकर 50 तक में कितने अभाज्य संख्याएं होती है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 50 तक में कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से लेकर 50 तक में, 1 से लेकर 50 तक में कुल मिलाकर 15 जो होता है, 15 अभाज्य संख्याएं होती है, संख्या होती है। और इसके बाद होता है कि 1 से 50 तक तो हम लोग जान चुके हैं, 1 से 100 तक भी हमको बता दीजिए कि कितना होता है। तो 1 से लेकर के 100 तक में जो होता है, 1 से लेकर के 100 तक में जो अभाज्य संख्या की होती है मात्रा वो 25 होती है, 25 अभाज्य संख्याएं होती है, 25 अभाज्य संख्याएं होती है। इस प्रकार से 1 से लेकर के 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती है। अब कोई पूछ देगा कि 50 से लेकर के 100 तक में कितना अभाज्य संख्या होती है, तो यहाँ पर 25 में से यदि 15 को घटाते हैं तो ये 50 से लेकर के, 50 को छोड़ाकर 50 से लेकर 100 तक में जो होगा, 50 से लेकर 100 तक में, 100 तक में 25 में से यदि 15 को घटाते हैं तो 10 प्राप्त होता है। तो 10 अभाज्य संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। आप पूछेगा कि क्या हमें अभाज्य संख्याएं जानकर भी काम चल जाएगा, क्या हम लोग सिर्फ अभाज्य संख्या ही जानेंगे, तो नहीं, यहाँ पर भाज्य संख्या के बारे में भी जानना होगा। तो भाज्य संख्या इसके बाद अनंत तक हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन कौन है। इसके बाद 10 के बाद 11 है जो अपरिमेय अभाज्य संख्या है, और उसके बाद 12 है जो भाज्य संख्याएं हैं। तो अब हम लोग को पता करना है कि 1 से लेकर के 50 तक में कितने भाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर के 50 तक में, यहाँ पर 1 से लेकर के 50 तक यदि हम 15 को घटा दें, 50 में से 15 को घटा दें तो हमारा अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या बचेगा। तो 1 से लेकर 50 तक में, 1 से लेकर 50 तक में सिर्फ 35 ही ऐसा संख्या है जो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याएं हैं। अब इसके बाद पूछेगा कि 1 से लेकर 100 तक में कितना होगा। तो 1 से लेकर 100 तक में पूरा अभाज्य संख्याओं की मात्रा है जो 25 है। तो यदि हम 100 में से 25 को घटा दें, 100 में से 25 को घटा दें तो हमें 75 प्राप्त होता है, और वही होता है जो भाज्य संख्या का मान होता है। तो इस प्रकार से भाज्य संख्याओं की मात्रा है 75 हो जाती है, 75 भाज्य संख्याएं होती है, भाज्य संख्याएं होती है। अब इसमें से भी एक टॉपिक आता है कि 1 से लेकर के 100 तक बता दिए, तो 50 से लेकर 100 तक कितना होता है। तो यहाँ पर 50 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की मात्रा 10 है। तो यही यदि 10 को घटा दें तो हमारा मान निकल जाएगा, मतलब कि 50 में से यदि 10 को घटाते हैं तो हमारा 40 जो प्राप्त होगा वह होगा भाज्य संख्याएं। तो 50 से जो 100 तक होता है उसमें भाज्य संख्याएं की मात्रा 40 होती है। तो इस प्रकार से हमने भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के बारे में जान पाएँ। अब हम लोग पीछे से एक बार पूरी सिस्टमैटिक तरीके से रिवीजन कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमने शुरू किया था और किस प्रकार से इसका अंत तक जाएंगे। तो हमने सबसे पहले शुरुआत की थी कि संख्या क्या है।
तो संख्याएं की मात्रा जो होती है 10 होती है, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इसे ही संख्या का प्रयोग करते हैं। मतलब कि पूरे संख्या को लिखने के लिए हमें सिर्फ 10 अंक की आवश्यकता होती है, जो कि है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसका ही प्रयोग करके हम लोग संख्याएं बनाते हैं। तो आप पूछेगा कि संख्या होती है तो कितने प्रकार के होते हैं? क्या हम लोग 0 से गिनती चालू करते हैं या 1 से चालू करते हैं? तो इसे भी हम सभी लोग ने सही तरीके से पढ़ पाए हैं, जो कि 1 से यदि हम गिनती चालू करेंगे तो हमारा प्राकृतिक संख्या होगा, और 0 के सदस्य को भी शामिल कर दें, किसी भी सदस्य में 0 को शामिल कर दें तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि प्राकृत संख्या में कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, तो उसमें 2 प्रकार के होते हैं, सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या क्या है? वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहेंगे, और विषम संख्या तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहेंगे। अब एक और टॉपिक आया था कि यदि हम सम को सम के साथ जोड़ेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? तो यदि हम सम के साथ जोड़ेंगे तो हमें सम प्राप्त होगा, और सम को सम के साथ घटाएंगे तो सम प्राप्त होगा। और एक और टॉपिक कि सम को सम के साथ गुना भी करेंगे तो हमें सम ही प्राप्त होगा, लेकिन विषम में थोड़ा सा अलग होता है। यदि विषम और विषम को साथ जोड़े दें या घटा दें तो हमें सम ही प्राप्त होगा, लेकिन विषम को विषम के साथ गुना करेंगे तो हमें विषम प्राप्त होगा, यहाँ पर सम प्राप्त नहीं होगा। यही इसमें अंतर है कि यदि हम विषम को विषम के साथ गुना करेंगे तो हमारा विषम प्राप्त होगा, सम नहीं प्राप्त होगा। उसके बाद हम सभी ने पढ़ा कि अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 1 से कटे और खुद से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे, और अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। और भाज्य संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे, और भाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं, मतलब कंपोजिट नंबर। और इसका एग्जाम्पल जो है 2 3 5 7 इस प्रकार से 7 11 अभाज्य संख्या के अंतर्गत आता है, और भाज्य संख्या के अंतर्गत 4 6 8 9 10 इस प्रकार से आता है। अब हम लोग ने पढ़ा कि 1 से लेकर 50 तक में कितने अभाज्य संख्या होती है, तो यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक में कुल मिलाकर जो होती है 15 अभाज्य संख्या होती है, और 1 से लेकर जो 100 तक होती है उसमें 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अब कोई पूछ देगा कि 50 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्याएं होती है, तो 50 से लेकर 100 तक में सिर्फ 10 ही ऐसे अभाज्य संख्या होती है। अब पूछ देगा कि 1 से लेकर 50 तक में कितने भाज्य संख्याएं की संख्या कितनी होती है, तो वह 35 होता है, और 1 से लेकर 100 तक में कितने भाज्य संख्याएं होती है, तो वह 75 होती है। अब पूछ देगा कि 50 से लेकर 100 तक में कितने भाज्य संख्याएं होती है, तो उसका मात्रा सिर्फ 40 होता है। अब इसी प्रकार से हम लोग ने भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में भी पढ़ लिया है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो कि हमें कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ना है, और कॉन्सेप्ट हमारा पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद आगे जो टॉपिक आएगा वह आएगा 1.1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा मसा ज्ञात करके बताइए। बहुत आसानी तरीके से हम लोग उसे ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। उससे पहले हम वीडियो चेक कर लेते हैं कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। तो अब हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। तो परिमेय संख्या पढ़ने से पहले आप सभी लोग एक बात हमको बताइए कि आप सब लोग को एक बात पढ़ने के लिए मिला होगा कि भिन्न किसे कहते हैं। मेन मुद्दा यहाँ पर भिन्न होता है कि भिन्न यदि पता है तो परिमेय संख्या भी बता सकते हैं और अपरिमेय संख्या भी बता सकते हैं। तो भिन्न का परिभाषा हम लोग को सर बताए थे ना कि यहाँ पर यदि हम संख्या को P/Q के रूप में लिखें तो P/Q क्या है। यहाँ पर प्रश्न ही प्रश्न आते जाता है। तो P/Q क्या है, मतलब कि P को हम लोग अंश कहते हैं और Q को हर। मतलब यदि हम किसी भी संख्या को अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन यदि P/Q के रूप में नहीं लिखाता है तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर उसी प्रकार से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर P/Q में नहीं लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे तो अपरिमेय संख्या होगा, उससे भी जानेंगे। थोड़ा सा धैर्य बनाइए। तो परिमेय संख्या का पहले परिभाषा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या का जो मेन परिभाषा यहाँ पर होता है कि P/Q के रूप में लिखना है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, तो परिमेय संख्या को हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे। तो इसका सिंपल सा परिभाषा है कि जिस संख्या को अंश और बटा में हर, मतलब कि अंश का भी कुछ मान होना चाहिए और हर का भी मान होना चाहिए। तो अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त होता है। तो शर्त वह क्या होता है
कि जो हर होना चाहिए वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इसी प्रकार से अनंत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 0 जो है वह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि हर इज नो इक्वल टू 0, मतलब हर जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अंश बटा हर के रूप में कौन संख्या लिखाता है, जैसे 2/3, 4/6, और इसे मिलाकर बनाकर भी लिख सकते हैं 4/2। यह समझने में काफ़ी आसान होगा। 6/3, 10/2, 20/4, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब अपरिमेय संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है। अपरिमेय संख्या, तो जिस संख्या को अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखते हैं, अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अब प्रश्न आएगा कि किस प्रकार से तो लिखेंगे? यहाँ पर अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर रूट के रूप में लिखा जाता है। तो रूट क्या है? यहाँ पर पावर इस प्रकार से चढ़ाया रहेगा, यहाँ पर 2 लिखा हुआ रहेगा, 3, और इसी प्रकार से यहाँ पर और भी लिखा रहे, यहाँ पर 3 लिखा रहे और यहाँ पर 4 लिखा रहे, तो यहाँ पर और लिखा रहे, यहाँ पर 4 लिखा रहे, यहाँ पर 5 लिखा रहे। तो आप पूछेगा कि ये क्या होता है, बाहर में 3 क्यों लिखा हुआ है, बाहर में 3 4 क्यों लिखा हुआ है? तो इसका मतलब ही आप सभी को पता होगा कि जितना बाहर अंक लिखा हुआ रहता है उतना ही अंक अंदर गुना में होना चाहिए, और गुना में रहेगा तब वही बाहर 1 निकलेगा। जैसे यहाँ पर बाहर में 2 है, मतलब कि इसके अंदर में यदि 2 गो गुना में रहेगा, 3 गुना 3, तो इसके बराबर में हम लोग 1 बाहर में निकाल सकते हैं और इसके नीचे 1 मानकर इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पावर तो 2 लिखा हुआ है, रूट में 2 लिखा हुआ है, लेकिन अंदर में सिर्फ 1 3 है, तो इस प्रकार से इसे हम लोग बाहर में 3 नहीं निकालेंगे। इसी प्रकार से बाहर में यदि 4 लिखा हुआ है तो हमें अंदर में भी 5 की संख्या 4 होना चाहिए, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, और इस प्रकार से इसके बराबर में हम लोग 5 लिख सकते हैं। तो अब समझ में आई बात कि क्या होती है या बाहर में जो लिखा हुआ है, मतलब बाहर में जितना लिखा है उतना ही अंदर में अंक गुना में होना चाहिए, तभी हम लोग उतने बराबर में 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से परिमेय संख्या होती है और यहाँ पर अपरिमेय संख्या होती है। अब हम लोग चैप्टर जब चालू करेंगे तो पढ़ने के लिए मिलेगा कि परिमेय संख्या को शांत करें, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करके बताएं कि यहाँ पर दिया हुआ जो पद है क्या वह सही में अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम लोग चैप्टर जब चालू करेंगे तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे सही तरीके से। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। उस चैप्टर में यदि हम लोग चलेंगे तो एक ही वीडियो में पूरे तरीके से 1.1 जो होता है भाग एल्गोरिदम, संख्या के बारे में हम लोग तो पढ़ लिए। अब जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ये किसने सिद्धांत दिया था और इसका मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वह अपने क्रैश कोर्स सही तरीके से कम कर पाए। ऐसा नहीं कि वह अभी भी आश्रय में बैठा रहे कि कौन क्रैश कोर्स चालू करते हैं फ्री में। यहाँ पर बिल्कुल फ्री में हो रहा है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। बहुत ऐसे टीचर वायरल हो रहे हैं कि सिर्फ 1 रुपया में आप सभी को पढ़ाया जाएगा क्रैश कोर्स, वो भी पूरे 6 महीने के लिए। हम अभी से ही आप सभी के पास लगे हुए हैं, आप सभी की तैयारी के लिए जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ आप लोग मैथ फ्री में तैयार कीजिए, फ्री में मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, कीमत 1 भी रुपया नहीं, 0 रुपया। तो आप लोग सही तरीके से सिर्फ जुड़ने का प्रयास कीजिए और आप लोग अच्छे कर पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।